बयान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे के दौरान आपको बताएंगे देश भर की बड़ी खबरों के बारे में, क्या कुछ देश में चल रहा है। इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी और उसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की जो कड़वाहट है वो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही बात होगी बाढ़ से किस तरह की आफत जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। लेकिन और भी कुछ खबरें होंगी, अर्थ जगत से भी बात करेंगे, खबरें होंगी खेल जगत से भी। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह का तीखा पलटवार। कहा, पीएम के प्रति कांग्रेसियों में है नफरत और डर। खड़गे ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को दी मात। हरियाणा के रण में आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। राहुल और प्रियंका के साथ हुड्डा और शैलजा की रैली। गठबंधन के लिए मायावती ने भी ठोकी ताक। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता को कल्चरल आइकन बताते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के दुष्कर्म और हत्या मामले में भी होगी सुनवाई। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में सभी नदियां उफान पर। 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे अधिक 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज। वहीं नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत। और यमन में हुती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल। तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह। कहा, नेतन्याहू से करेंगे बात। और आइए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर कांग्रेस की कड़वाहट जो है वो कैसे नजर आ रही है, कैसे झलक रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग से पहले जबरदस्त घमासान मचा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी है। अपनी कटुता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजह पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में ये कहकर घसीटा कि वह पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह लंबा स्वस्थ जीवन जिएं, वह कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। आपको बताएं, दरअसल जम्मू में भाषण के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, आइए वो आपको सुनाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा।
और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कटुता की बात की जाए, कड़वाहट की बात की जाए, वो लगातार बाहर आती है। और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तो उनके स्वास्थ्य के प्रति हमें देखा कितने गंभीर नजर आए। उसके बाद अमित शाह ने भी ट्वीट करके यही कहा कि मैं भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ही अगर बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएं, और हम सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका सिर्फ एक जो दृष्टिकोण है वो यही है कि कैसे, जो उनका कहना था अपने भाषण में, अपने दर्शकों को भी हमने सुनवाया कि मैं भले ही अब 83 साल का हो गया हूं लेकिन मोदी को सत्ता से हटा के ही दम लूंगा। देखिए मुकुल, शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो 2014 के बाद जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा और शीर्ष नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा ना कहा गया हो जिसमें कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता झलकती है कि वो कितनी नफरत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपनी जनसभा में जम्मू कश्मीर में कहा, तो ये भी उसी सिलसिले में एक कड़ी है, क्योंकि याद है कि भी कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा था और राहुल गांधी को लेकर जो कुछ बीजेपी के नेता कह रहे थे उस पर आपत्ति जताई थी और बहुत एक लंबा चौड़ा निबंध लिखा था। तब बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए एक पूरी श्रृंखला सामने रखी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, खराब शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहते हैं और शीर्ष नेता करते रहते हैं, तब उनको शुचिता का ख्याल नहीं आता। और अब देखिए, ये हम विधानसभा चुनाव चल ही रहा था और इस तरह से ये बातें कहना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो क्या सोच रखते हैं। और यही बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट के जरिए कही है सोशल मीडिया पर कि ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच को। तो निश्चित तौर पर जब भी विधानसभा चुनाव या कोई बड़ा चुनाव आता है तब हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं और वो अपनी मानसिकता को सामने रखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी सोच है। तो उस पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है और शीर्ष स्तर पर हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और एक तरह से जवाब भी दिया। जी शैलेंद्र, लेकिन क्या इस तरीके की जो बयानबाजी है वो सिर्फ अपने जो वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चुनाव के समय में तो हम देखते हैं कैसे जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक शुभचिंतक आपका देश का प्रधानमंत्री हैं, वो आपसे आपके स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और यहाँ जो दृष्टिकोण है, जो मानसिकता है वो कुछ और ही है। लेकिन क्या जो यहाँ पर खड़गे ने कहा उससे कोई और कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, वो इस बयान का कहीं इससे सहमति जताते हुए कुछ नजर आए हैं क्या? वो भी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ बातें कहे, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है। आप किसी दूसरे दल के नेता पर कोई आरोप तो लगा सकते हैं, उनको कटघरे में तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भाषा शैली क्या हो, शब्द क्या हो, इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। और अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, खास तौर पर जब कोई विधानसभा चुनाव होता है, जब कोई बड़ा चुनाव होता है, तब इसका ध्यान नहीं रखा जाता और ज्यादा गंभीर मामला तब हो जाता है जब शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी उनके बड़े नेता हैं, सारे फैसले वही लेते हैं, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी, इससे पहले आप जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर या फिर कांग्रेस के एक नेता उत्तर प्रदेश के जो आजकल सांसद हैं। तो एक श्रृंखला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियां करते रहे, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है ये दर्शाता है, जो गाहे बगाहे चुनाव के समय ज्यादा उभर कर सामने आती है। सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की जो बयानबाजी है वो सामने आती है। और इसी को लेकर आपको बता दें, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर जो दिए गए बयान पर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हजारों वर्षों तक भारत के लोगों के दिलों में राज करेंगे, किसी के जीवित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में
गरीबों के मसीहा के रूप में। शैलेंद्र, जो गिरिराज सिंह ने यहाँ पर कहा है, और कहीं ना कहीं इस तरह की क्योंकि खबरें लगातार कांग्रेस में आती हैं, अंतर्कलह की बात की जाए या किस तरीके से, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है या राहुल गांधी को आके ले जाने की बात है वो नजर नहीं आती। और गिरिराज सिंह का ये कहना कि उनकी इच्छा शायद यही है कि राहुल गांधी पीछे रहें, वही आगे चलते रहें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डर दिखता है जब इस तरह के बयान आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इतने लोकप्रिय नेता हैं, देश में इतने लोकप्रिय हैं, तो ऐसे में उनकी अगुवाई में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो किसी राज्य में जीत हासिल कर पाए, या फिर आप जानते हैं कि 14, 19 और 24 आप देखें कि सत्ता से बाहर रही और 100 संख्या भी नहीं पहुंच पाई लोकसभा में, जो कांग्रेस के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि 3 चुनाव में वो 100 की संख्या भी नहीं पहुंच पाए। तो ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक डर भी दिखता है। जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की, वो इन बयानों से तो जाहिर होता ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का, उनकी अगुवाई में बीजेपी को जीत मिलती है उसका, वो भी गाये बगाए इस तरह के बयानों से सामने आता है। तो हम देख रहे हैं कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है तब से सवाल उठा कि क्या वो सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कोई अगर बयान देता है तो उस पर एक पत्र लिख देते हैं, तब उनको राजनीतिक शुचिता ख्याल आती है और खुद उस शुचिता को भूल जाते हैं, खुद वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। और यही जवाबी जो पत्र लिखा था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका जिक्र भी किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा भी है। तो निश्चित तौर पर क्या कांग्रेस नेता इससे सबक लेंगे, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इससे सबक लेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जी शैलेंद्र, और खासतौर से ये देखा जाता है कि अगर आपकी प्रतिद्वंद्विता है तब हम समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरीके की बयानबाजी जो है वो निकल कर आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है वो हो रहे हैं, जम्मू में हमने देखा है, हरियाणा के लिए जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, तो उसमें क्या माना जाए कि लाइमलाइट लाने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि इस बारे में अगर हम इस तरह का कुछ बोलेंगे तो शायद ज़्यादा कवरेज मिले? मुकुल, 2014 के बाद से आप देखें तो कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ती नजर आई है, उसने टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते बीजेपी को एक एज रहता है। और 2014 से आप देखें तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जो सफलता का प्रतिशत है राज्यों में, वो बहुत शानदार है। तो ये बखूबी पता है कांग्रेस पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके वो मुख्य विपक्ष के तौर पर एक ज्यादा चर्चा पा सकती है। और कई बार ये टारगेट करते करते जानबूझकर भी, या वो कांग्रेस पार्टी के नेता जानते होंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये घृणा दर्शाता है बीजेपी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं का, कि वो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार सवालों के घेरों में आते हैं जब वो इस तरह के बयान देते हैं। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जब आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, आप उच्च मानदंड की बात करते हैं और खुद उसका आप पालन नहीं करते, आपके शीर्ष नेता पालन नहीं करते, तो क्या आप सिर्फ चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर जो आपकी सोच है वो आप दर्शा रहे होते हैं? जी, जाहिर तौर पर सवाल यही खड़ा होता है कि ये आपकी वाकई सोच है, ये आपकी मानसिकता है, या जिस शुचिता का आप हवाला देते हैं आखिर वो अब कहाँ गायब हो जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बता रहे थे किस तरीके से जो विरोधाभास की स्थिति है वो नजर आती है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरह की जो बयानबाजी है वो शायद कांग्रेस के लिए चुनाव के समय में आम हो चली है। वहीं 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव प्रचार है वो अपने पूरे चरम पर है। बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कालका में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे और यहां से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दिल्ली में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह चरखी दादरी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार रैलियों का जो दौर है वो चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पंचकुला में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो चुनाव प्रचार चरम पर नजर आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए।
किस तरीके से बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस, हर एक दल जो है वो एडी चोटी का जो लगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा में भाजपा ने पार्टी से बगावत करने वाले चुनाव लड़ रहे बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला समेत 8 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अन्य नेताओं में भाजपा व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गोयल, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, राधा अहलावत, केहर सिंह रावत, बचन सिंह आर्या और देवेंद्र कौशिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप गर्ग को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। इससे पहले कांग्रेस भी 24 बागियों को पार्टी से निकाल चुकी है। कांग्रेस ने भी, आपको बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल अपने नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी से, क्योंकि अपनी ही पार्टी में जब विरोध के सरूते दिखाई दिए तो ये रास्ता जो है वो अपनाया गया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है। अब बात करते हैं, आइए, जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कल विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण जो है वो संपन्न होगा। इसी क्रम में आज पोलिंग टीम ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि कल तीसरे चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पिछले 2 चरण में हमने देखा था किस तरीके से बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं उन्होंने हिस्सा लिया और अब तीसरे चरण का जो मतदान है वो होना है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के जो मतदान कल होना है उसके लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले ने कहा है कि तीसरे चरण में, आपको बता दें, 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख से ज़्यादा वोटर मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में तकरीबन 7 जिलों में 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख के करीब वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तकरीबन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खड़े हुए हैं, जिनका भविष्य जो है लोग कल 1 अक्टूबर के दिन चुनेंगे। तो इस तरीके से लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता धीरज का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। धीरज, जानना चाहेंगे, 40 ऐसी सीटें हैं जिन पे तीसरे चरण में जो मतदान होना है और करीब 39 लाख मतदाता, और पिछले 2 चरणों की अगर बात की जाए, हमने देखा है किस तरीके से एक उत्सव के रूप में जो जनता है वो इन चुनावों को देख रही है, लोकतंत्र का जो पर्व है इसको मना रही है। तीसरे चरण की बात की जाए, इस को किस तरीके की जो उत्साह की बात हम करते हैं, तैयारियों की बात करते हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और जो 415 जो मतदाता हैं वो मैदान में हैं 40 विधानसभा सीटों के लिए। और इन 40 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें 3 जो ज़िले आते हैं वो 3 ज़िले आते हैं जम्मू कश्मीर के और 4 ज़िले आते हैं जम्मू संभाग के। इन 7 ज़िलों में 40 विधानसभा सीटें हैं और 40 विधानसभा सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। और जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने हमें बताया कि 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जिसमें 39 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से अगर हम तैयारियों की बात करें तो 5060 जो पोलिंग स्टेशन है उसके लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जो गाड़ियां वहां तक पहुंच रही है या जो गाड़ियां वहां तक पहुंची है उन पर जीपीएस के जरिए निगरानी रखी जा रही है। किसी तरीके की दिक्कत ना हो चुनाव अधिकारी को वहां तक पहुंचने में, जो चुनाव मतदान कराने वाले जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सारी की सारी तैयारियां की गई है। बिल्कुल। इसके अलावा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त रहे उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। लोग
भय से मुक्त होकर मतदान करें, क्योंकि इस चरण में भी अगर हम बात कर लेते हैं तो इस चरण में भी कई जिले ऐसे आते हैं और कुछ मतदान केंद्र ऐसे आते हैं जो कि बॉर्डर के इलाके में हैं। तो बॉर्डर के इलाके में जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि कैसे पहले वो डराया जाता था लोगों को, या भय की स्थिति होती थी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो चुनाव आयोग की तरफ से एक ये भी तैयारी हुई है कि जो बॉर्डर के इलाके जो हैं, चाहे अगर हम जम्मू के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो सुचेतगढ़ का जो इलाका है उस इलाके में लोग कैसे मतदान के लिए निकले, या अगर हम कश्मीर की बात कर लेते हैं तो कश्मीर में कुपवारा का इलाका है जो कि बॉर्डर का इलाका है, इसके अलावा बांदीपोरा है, बारामूला है। तो ऐसे मतदान केंद्र जो कि अति संवेदनशील या संवेदनशील रहे हैं दहशतगर्दों के नजरिए से, तो उन मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है कि लोग अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें। और जिस तरीके से आपने बताया और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पहले और दूसरे चरण में यहाँ की जनता ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जमहूरियत में जश्न दिखाया है, उसको देखकर ये जरूर लगता है कि तीसरे चरण में भी जो मतदाता हैं वो भारी संख्या में पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल धीरज, और इसमें कहीं ना कहीं के नजरियों से देखें तो भारत, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है जो जनता का नजरिया आप बता रहे हैं, पार्टी के नजरिए से देख जी बिल्कुल, क्योंकि धीरज अगर हम पार्टी की बात कर लेते हैं तो पार्टी के नजरिए से 24 जो विधानसभा सीटें हैं जम्मू संभाग की, वो विधानसभा सीटें जम्मू संभाग में, और 16 विधानसभा सीटें जो हैं वो आपको कश्मीर संभाग में हैं। तो जम्मू कश्मीर की इन 24 सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछली विधानसभा सीटों में इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जो आखिरी चरण का ये जो चुनाव है, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी को कुल 25 सीटें मिली थी। तो इस नजरिए से देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पीएम की 4 रैलियां हुई, इसके अलावा गृह मंत्री की भी कई रैलियां हुई। गृह मंत्री ने अपने रैली के जरिए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि कैसे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल हुआ है और किस तरीके से बॉर्डर के इलाके में शांति कायम हुआ है। एक तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि पहले ऐसा होता था कि बॉर्डर से जो गोलों की आवाज आती थी या गोले इधर बरसाए जाते थे। तो उसके अलावा अपने जनसभा में उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि अगर उधर से गोली आती है तो इसका जवाब गोलों से दिया जाएगा। और जिस तरीके से बीते 10 वर्षों में हमने खास करके धारा 370 हटने के बाद बीते 5 वर्षों में जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने शांति का माहौल देखा है, लोग बाजारों तक जा रहे हैं, लोग बच्चों के साथ घूम रहे हैं या लोग देर रात तक खरीदारी कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। तो जिस तरीके की जो शांति का माहौल हुआ है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से बीते 10 वर्षों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, ग्रामीण सड़क का एक बड़ा बदलाव है, और वही बदलाव जो है वो जमहूरियत में भी नजर आ रहा है धीरज, क्योंकि ना सिर्फ भयमुक्ति जब हम बात करते हैं बल्कि 2 चरण जो जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है वो इस बात की बानगी पेश कर रहा है कि अब माहौल किस तरीके से बदल रहा है, और इसी बदलाव को शायद जनता चाहती थी और इसीलिए तीसरे चरण में भी हम उम्मीद करेंगे कि उसी लिहाज से जो बम्पर वोटिंग है वो हमें नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता धीरज बता रहे थे कि किस तरीके से जो तीसरे चरण का चुनाव होना उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है और कैसे जो मतदाताओं में एक अलग ही जोश और उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात करते हैं सुप्रीम सुनवाई की। दरअसल कोलकाता के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर
27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर चिंता जताई थी, जिसमें महिला डॉक्टर्स को रात में काम पर नहीं रखने की बात कही गई थी। और आपको बता दें, इसी मामले में कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट जो है संदीप घोष के नार्को टेस्ट और तालाब पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी। तो न सिर्फ कोलकाता बल्कि एक और सुप्रीम सुनवाई, जी हाँ, वो है तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मुख्य मांग शामिल है। सुब्रमण्यम स्वामी के वकील राजशेखर राव दलील फिलहाल रख रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन दा की। जी हाँ, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में इस पुरस्कार की घोषणा की। बहुमुखी अभिनय, बेमिसाल डांसर और करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती सिनेमा जगत में मिथुन दा के नाम से मशहूर हैं। मिथुन दा एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हैं। उनकी बहुमुखी भूमिकाओं और विशिष्ट नृत्य शैली ने फिल्मी पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। एक साधारण परिवार से एक मशहूर फिल्म अभिनेता बनने तक का सफर मिथुन चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं था। उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और कलाकारों के लिए एक आदर्श बना दिया। 16 जून 1950 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पहली ही फिल्म मृगया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। मृणाल सेन की फिल्म में संथाल विद्रोही की भूमिका निभाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। मिथुन दा ने 1980 के दशक में डिस्को डांसर में अपनी भूमिका से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। फिल्म ने उन्हें एक डांसिंग सनसनी के रूप में स्थापित किया। डिस्को डांसर में प्रतिष्ठित भूमिका के साथ मिथुन दा घर घर में मशहूर हो गए। अग्निपथ में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिथुन दा को वर्ष 1990 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। मिथुन दा ने हिंदी, बंगाली, ओडिया, भोजपुरी और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। मिथुन दा ने एक्शन से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक हर विधा में अपने हाथ आजमाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के जरिए लोगों के दिलों में बस गए। लगभग 5 दशकों के करियर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मिथुन दा को न केवल उनकी सिनेमाई उपलब्धियों के लिए बल्कि सामाजिक कार्यों के प्रति उनके समर्पण के लिए भी जाना जाता है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार न केवल मिथुन चक्रवर्ती की कलात्मक प्रतिभा को मान्यता देता है, बल्कि एक दयालु और समर्पित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थायी विरासत को भी मान्यता देता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया। ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं खुशी से रो सकता हूँ। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को।
तो आपने सुना यहाँ मिथुन दा को। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वह एक कल्चरल आइकन हैं जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मिथुन दा को बधाई दी। It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. तो हर तरफ से बधाई मिल रही है। हमारी संवाददाता जया सिन्हा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया, अगर बात की जाए मिथुन दा की, क्योंकि फिर चाहे इनकी अभिनय की हम बात करें, डांस की बात की जाए, एक अलग ही छाप इन्होंने छोड़ी है। और अभी हमने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। वो सीधे तौर पर एक बहुत ही साधारण अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इसको लेकर काफ़ी खुश हूँ या भावुक हो जाऊँ। ये जो अवार्ड मैं अपने जो फैंस हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को समर्पित कर रहा हूँ। किस तरीके से देखा जा रहा है इसको? बिल्कुल मुकुल, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने सही मायने में एक माया नगरी, फिल्म नगरी में किस तरह से एक आम शख्स के जो सपने देखना चाहता है और वो सपने पूरे होते हैं, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा पर एक जो मकाम हासिल करता है, उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिथुन चक्रवर्ती पेश करते हैं। यकीनन मिथुन चक्रवर्ती का करीब 5 दशकों का एक लंबा सफ़र यहाँ पर रहा है और उस लंबे सफ़र का आज उन्हें लगातार कई पुरस्कार उन्होंने हासिल किए। उन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया और आज उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जिस तरह से हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसे एक तरह का सॉफ्ट पावर के रूप में उसे एक देखा जाता है। जो भारतीय हमारे कलाकार हैं, हमारे सिने कलाकार एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे विश्व में जाते हैं। और जिस तरह से भारतीय कला संस्कृति और भारतीय सिनेमा को आज कोने कोने तक पहुँचाने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स को, इन्हीं कलाकारों को जाता है। और इनमें से एक शख्सियत है मिथुन चक्रवर्ती। एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके बेटे से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने फुटपाथ से, कोलकाता के फुटपाथ से आज ये मकाम हासिल किया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले जो फिल्मी सितारे हैं वो कुछ जो नाम है उनमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम दर्ज है। और आज भी इतने वर्षों के बाद भी वो उसी तरह से सक्रिय हैं। एक बतौर लीड अभिनेता उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब कैरेक्टर रोल्स की बात आई उस समय भी अग्निपथ जैसी फिल्मों ने एक बार फिर उनके अभिनय का लोहा बनवाया। बात हो छोटे पर्दे की, OTT प्लेटफॉर्म की, आज के युग में भी जिस तरह से सिनेमा बदल रहा है उसको भी, उसके साथ भी ताल मिलाते हुए मिथुन चक्रवर्ती लगातार लोगों के बीच, अपने फैंस के बीच लोकप्रिय हैं। और जिस तरह से उनका एक जो जर्नी रही है वो आज भी युवाओं को इंस्पायर करती है कि किस तरह से हर दौर में, सिनेमा के हर दौर में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 1982 के आसपास जब डिस्को डांसर आई थी जिसने उन्हें स्थापित कर दिया था, उस वक्त उस फिल्म ने भारत के साथ साथ जो यूरोप की बात करें, यूरोप, पूर्वी एशिया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर भी अपनी पहचान दर्ज की थी। और लगातार मिथुन चक्रवर्ती यूं ही अपने अभिनय से आज भी एक डांसर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक अभिनेता के रूप में लगातार अपनी अहमियत दर्ज करा रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से जब सामाजिक रूप से देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं जो जुड़ाव उनका रहा है, जैसा उन्होंने खुद कहा कि कोलकाता में फुटपाथ से उठकर इस मुकाम तक पहुंचना, तो वो शायद अभी तक हम देख सकते हैं कि कैसे, क्यों उनको माना जाता है कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्यों सामाजिक तौर पर सामाजिक विकास के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से जो मिथुन दा हैं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलग अलग पहलू रहे हैं। अलग अलग फिल्मों की अगर बात की जाए, पहली ही फिल्म में जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, उसके बाद पद्म पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और अब दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा उनके लिए की गई है। और उसके बावजूद आपने भी सुना कि जो उनके शब्द थे जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही साधारण अंदाज में
कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करूं या भावुक हो जाऊं, क्योंकि मैं आज भी मेरी जो जर्नी रही है, यानी जो मेरा सफ़र रहा है, कोलकाता में एक फुटपाथ से शुरू हुआ था, मैं आज भी उसको अपने जहन में रखता हूं, उसको ध्यान रखता हूं और कोशिश यही है लगातार आगे बढ़ता रहूं। और उसी लिए उन्होंने जो अपना अवार्ड है उसको समर्पित किया अपने फैंस को और साथ ही साथ अपनी फैमिली को। तो कई मायनों में ये अहम हो जाता है किस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर। और साथ ही अगर हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, बात कर लेते हैं बाढ़ से आई आफत को लेकर। जी हाँ, ना सिर्फ नेपाल बल्कि इसके साथ साथ बिहार की अगर बात की जाए, नेपाल में भारी बारिश के कारण और उसके बाद बिहार में सभी नदियों में जो उफान है वो नज़र आ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के कारण आज सुबह 5 कोसी बैराज वीरपुर से करीब 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद सबसे अधिक है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें जो हैं वो दिन रात तत्पर हैं, कार्य में लगी हुई हैं। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। इस वक्त 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। करीब अगर बात की जाए 1,41,000 से आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुई है। दरभंगा में कोसी और कमला बलान के जलस्तर में वृद्धि से दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान, पूर्वी कीरतपुर, घनश्यामपुर और गोडाबोराम प्रखंड क्षेत्र में खेत खलिहान में तेजी से पानी फैल रहा है। जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित हुआ है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाढ़ से जो आफत है वो नज़र आ रही है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए और उसी के चलते अगर देखा जाए हज़ारों जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से रविवार को करीब 1 फीट की वृद्धि जो है इसमें दर्ज की जा चुकी है। पकुची पावर ग्रिड में पानी घुसने से आपूर्ति ठप हो गई। इसके चलते करीब 14 पंचायतों की करीब 1 लाख आबादी अंधेरे में है। तो किस तरीके से जो बाढ़ से आम जन जो है कितनी परेशानियों से जूझ रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और वहीं क्योंकि जब नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 30 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा की घटनाओं में 194 लोग घायल हुए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों को बचाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है और घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं बाधित राजमार्ग और यातायात संचालन के लिए खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और उसके बाद जो मंजर है वो बिहार में भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। लगातार बाढ़ से आफत नज़र आ रही है। और नेपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ जो राजमार्ग हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, बाधित हैं भूस्खलन की वजह से। और 190 से अधिक लोगों की जो मौत की बात यहाँ कही गई है। और जाहिर तौर पर जो आमजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासतौर से इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार से मधुरेश और नेपाल से श्वेता सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मधुरेश, आपसे जानना चाहूँगा बिहार की जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि कोसी की बात की जाए, गंडक की बात की जाए, लगातार जो नदियाँ हैं उफान पर नज़र आ रही हैं, क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं? देखिए, कोसी और गंडक में लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा था आज सुबह तक, लेकिन अभी दोपहर 12 बजे के बाद जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है। और इसी बीच में जो बागमती नदी है वो करीब 22 सालों के बाद उफान पे है और सीतामढ़ी के 30 गाँव में बागमती का पानी घुस गया है, जहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति पूरे कोसी बेल्ट में है। कोसी का आज कोसी से भी 6,30,000 क्यूसेक पानी अभी 12 बजे तक डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद जो तटबंध है उन पे भी दबाव बढ़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 7 तटबंध ऐसे हैं जिन जो टूट गए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और जो जिला प्रशासन है लगातार उनकी मरम्मत के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही 22 एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगाई गई है और साथ ही वाराणसी और रांची से 3-3 एनडीआरएफ की टीम को भी बिहार में बुलाया गया है। तो ऐसे में साफ है कि जो सरकार है वो गंभीर है और लोगों की मदद की हर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, साथ ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। नेपाल की अगर बात की जाए, श्वेता आपसे भी जानना चाहेंगे, करीब 190 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। ना सिर्फ बारिश, उसके बाद भूस्खलन, बाढ़ की स्थिति, क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं, किस तरीके से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है? मुकुल, देखिए शनिवार तक तो पूरी बारिश हुई, रविवार सुबह तक बारिश हुई है। मुझे लगता है कई लोगों ने दुआएं पढ़ी होंगी कि जबकि आकलन था, फोरकास्ट था सोमवार के दोपहर तक तेज बारिश होने का, मगर कल रविवार की सुबह से अभी तक वैसी कोई बारिश यहाँ हुई नहीं है, वरना जो बाढ़ का सिचुएशन था वो और बिगड़ जाता। यहाँ पर राहत कार्य लगातार 24 घंटे में नेपाल पुलिस कर रही है। सिविल सोसाइटी और जो लोकल रेसिडेंट्स हैं जो कि सुरक्षित हैं, वो जाकर के जो लोग फंस गए हैं घरों में उनको निकाल रहे थे। अभी मैं फील्ड में निकली थी सारे जगहों को देखने के लिए कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। सभी नदियां उफान पे हैं। रुद्रमती, विष्णुमती, बागमती, सबका पानी का लेवल बहुत ऊंचा था। 2 दिन पहले तक पूरा भरा हुआ पानी था। बाहर की तरफ कहीं के सड़कों पे तो आ ही रहा था, ऊपर से बारिश का पानी, तो तबाही जमकर यहाँ मची है। और जो बचाव कार्य चल रहा है यहाँ, जो लोग फंसे हुए थे, लगभग 4,500 लोगों को फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। उनको रिलीफ मटेरियल, खाना पानी ये सब दिया जा रहा है। बिल्कुल। अभी तक प्रयास जारी है यहाँ पर लोगों को खाना मुहैया कराने का। अभी हम और अपडेटेड विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं और भी अन्य जगहों पे जाकर के आप लोगों दर्शकों को जी श्वेता, लेकिन जानकारी और दें। एक राहत की बात ये मान सकते हैं कि जो बारिश है वो अब उतनी नहीं है, तो जो राहत बचाव कार्य है वो तेजी के साथ हो सकता है। जी मुकुल, कहिए कि बारिश होने के बावजूद भी नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स बचाव कार्य में लगी हुई थी। तो आप देखें, बारिश नहीं हो रही है तो आसानी है, दो राय नहीं है कि अब आसानी से और सपोर्ट किया जा सकता है। बट ऑलरेडी आप देखें कि 16 ब्रिजेस टूट गए हैं, सारे रास्ते टूट गए हैं और पहाड़ों पे पहले रास्ता बनाना ही बहुत मुश्किल है। तो इन चीजों को, टूटी हुई चीजों को नॉर्मल करना ताकि जिंदगी नॉर्मल हो सके यहाँ पहाड़ी इलाके में, ये थोड़ा अभी चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल कि ये काफी चुनौतीपूर्ण, लेकिन नेपाल के लिए जी राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मधुरेश, अगर बात की जाए अभी क्या किसी तरह का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा वहां जारी किया गया है, या जो आने वाला समय है किस तरह की स्थिति नजर आएगी मौसम की? देखिए, मौसम विभाग ने आज जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मानसून जो है वो सामान्य रहने की संभावना है। इसके साथ ही एक कम दबाव का क्षेत्र नॉर्थ बिहार के ऊपर में बना हुआ था, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है और वो यूपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम कहीं ना कहीं लोगों का साथ देगा और अगले 1 से 2 दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि जो राहत है वो जल्दी मिलती हुई यहाँ नज़र आए, क्योंकि ना सिर्फ बिहार की बात की जाए, नेपाल में जिस तरीके से हमने देखा जो बाढ़ का पानी है किस तरीके से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घुस रहा है, और इसी वजह से आमजन जो है काफ़ी प्रभावित, लेकिन लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है जिससे लोगों की मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। फिलहाल श्वेता और मधुरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके के हालात बने हुए थे और उसके बाद अब कैसे क्या कुछ किया जा रहा है जिससे जो आफत बनी हुई है बाढ़, उससे कुछ राहत मिल सके। वहीं बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने मदनपुर के पचरूखिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पचरूखिया के सघन जंगलों से रास्ते पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 प्रेशर आईडी और 47 केन बमों को बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया गया है। ये कार्रवाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और औरंगाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस संबंध में मदनपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
कहीं ना कहीं एक जो बड़ी योजना थी उसको नाकाम किया है। भारी मात्रा में जो विस्फोटक हैं वो बरामद किए गए हैं औरंगाबाद में। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी की। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा सड़कों का निरीक्षण और उसके मरम्मत की घोषणा के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली के भाजपा नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि दिल्ली की सड़कें बदहाल हैं, लेकिन आप सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी का ये भ्रष्टाचार के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए बस एक छवि बदलने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो उनके मंत्री आतिशी हों, दिल्ली के लोगों को या तो बेवकूफ़ समझते हैं या उनको समझते हैं कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है एक इमेज मेकओवर की कोशिश है, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे निजात पाने के लिए इमेज मेकओवर की कोशिश है। दिल्ली का सत्यानाश हो चुका है। दिल्ली का विकास कार्य पिछले 9.5 साल से ठप पड़ा है। दिल्ली की आप जाके देखिए, चाहे वो सड़कें हों, चाहे कुछ भी आप व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, कोई भी भाग उठा के देख लीजिए, उसके अंदर या तो भ्रष्टाचार है या नकारापन है। तो दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कराने की घोषणा के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को घेरा है। दिल्ली भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सवाल किया कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो कोई विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आतिशी और उनके मंत्री सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अब दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगी, यह सुनकर के हंसी आती है। पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट का कोई काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किया, जिसके कारण से सड़कें लगातार टूटी हैं, सीवर जाम है, कोई एजेंसी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब से पहले आतिशी या आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे? जब दिल्ली में पानी की किल्लत थी तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। जब दिल्ली में सीवर की समस्या आई तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। अब जबकि चुनाव बहुत निकट है दिल्ली विधानसभा के, तो आतिशी और उनके मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है, खिड़ती हुई नजर आ रही है जो दिल्ली की आप सरकार है। और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने वैश्विक स्तर पर धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल एक उच्च संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कई शहरों में सफलतापूर्वक अभियान चलाया। सीबीआई ने 26 सितंबर की देर शाम से पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में 32 अलग अलग स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान सीबीआई ने पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद के 4 कॉल सेंटर्स में चल रही ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 170 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने अब तक 26 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुणे से 10, हैदराबाद से 5 और विशाखापट्टनम से 11 आरोपी हैं। और आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाजरा और अन्य मोटा अनाज की सप्लाई शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में सशस्त्र अर्धसैनिक बलों सहित अन्य राज्यों में PMGKY के लाभार्थियों के लिए बाजरा व अन्य मोटा अनाज की जो सप्लाई है वो शुरू करने का आग्रह किया है। नायब सिंह सैनी की इस पहल से बाजरा उत्पादक किसानों को बाजरे की खेती क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही बिक्री के लिए भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। आपको बता दें कि बाजरे के उत्पादन और खरीद में हरियाणा सरप्लस स्टेट है। और वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पतार भाई जी की 132वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल युग की वजह से साहित्यिक साधना कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण का भाव सरकार में तो है, लेकिन समाज में इस भाव का कमजोर होना चिंतनीय है। मीडिया की तरफ हम बढ़े हैं, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़े हैं, तो इसमें हमारी स्थिति क्या है? हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, हर घर में टेलीविजन आ गया है। इससे सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ है।
साहित्य साधना कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर सामाजिक मूल्यों को लेकर के, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, वे स्वर मंदिर दिखाई देते हैं। लोक कल्याण का भाव सरकार में तो है, लेकिन समाज में क्यों कमजोर पड़ रहा है, इसके बारे में चिंतन का विषय हमारा होना चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत सरकार राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस अभियान के माध्यम से 25,000 युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जल्द ही इस सहायता का वितरण भी किया जाएगा, जिससे अगली पीढ़ी के उद्यमियों को आर्थिक स्थिरता और विकास के नए अवसर मिलेंगे। और वहीं आपको बता दें, फिनटेक कंपनी भारत पे और उसके पूर्व सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर के बीच 88.67 करोड़ रुपए के फंड हेराफेरी मामले में समझौता हो गया है। इस समझौते के बाद अश्नीर ग्रोवर अब कंपनी से किसी भी तरह से जुड़े नहीं रहेंगे और उनके कुछ शेयर रिजिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने सभी कानूनी मामलों को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। और वहीं वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करीब 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त करने, 6 मंत्रालयों को भंग करने और 2 अन्य का विलय करने की घोषणा की। ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $7 अरब के ऋण समझौते के तहत उठाए गए हैं। IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए सहायता पैकेज की मंजूरी दी और पहली किश्त के रूप में $1 अरब से अधिक जारी किए। इसके लिए पाकिस्तान ने खर्चों को कम करने, जीडीपी के अनुपात में कर बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी सीमित करने और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को सौंपने का वादा किया। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को बताया कि IMF के साथ एक ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। यह पाकिस्तान के लिए अंतिम ऋण कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, हमें अपनी नीतियों को लागू करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये अंतिम ऋण कार्यक्रम होगा। और वहीं इजरायली वायुसेना ने यमन में हुती नियंत्रित सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें पावर प्लांट और एक बंदरगाह भी शामिल है। इन हवाई हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए और 49 अन्य घायल हो गए हैं। इजराइल ने रासा क्षेत्र में बंदरगाह और अल-हाली और अल-कथीब जिलों में बिजली स्टेशनों पर हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार हुती विद्रोही बंदरगाह का इस्तेमाल हथियार, सैन्य आपूर्ति और तेल स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन हवाई हमलों में लड़ाकू जेट, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और खुफिया विमान शामिल थे। हुती ने एक बयान जारी करके कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं। और आइए मिड डे प्राइम हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी खबरों की, और इसके लिए रुख कर लेते हैं सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। और सबसे पहले बात करते हैं कानपुर टेस्ट की। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट में आज चौथा दिन है। बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर सिमटी है। आज बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन से आगे खेलना शुरू किया। मुशफिकुर रहीम को आउट कर जसप्रीत बुमराह ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। इसके बाद लिटन दास को मोहम्मद सिराज ने और शाकिब अल हसन को अश्विन ने आउट किया। मोमिन उल हक 107 रन बनाकर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, वहीं सिराज, अश्विन और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। मैच के पहले 3 दिन का खेल बारिश से बाधित रहा था। पहले 3 दिन में सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो सका था और ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हुए।
महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारत का सामना वेस्टइंडीज से हुआ, जहां भारतीय टीम ने मुकाबले को 20 रन से अपने नाम किया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए। भारत की तरफ से जेमाइमा रॉड्रिगेज ने 52 रन की पारी खेली। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। भारत की ओर से पूजा वस्त्राकर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने ये कामयाबी नीदरलैंड्स के टैलोन ग्रीक्सपूअर को हराकर हासिल की। अल्कराज ने मुकाबले को 6-1, 6-2 से अपने नाम किया। टूर स्तर पर अल्कराज की ये 200वीं जीत रही। ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच में पहला गोल रियल मैड्रिड की ओर से खेल के 64वें मिनट में देखने को मिला। खेल के अंतिम समय में एटलेटिको के खिलाड़ी एंजेल कोरिया ने गोल किया और मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस नतीजे के बाद बार्सिलोना की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। रूस के कैरिन खैचानोव ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खैचानोव ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। खैचानोव का क्वार्टर फाइनल में सामना अल्कराज से होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का मानना है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने में जरूर सफल रहेगा। हालांकि उन्होंने माना कि चुनौती बड़ी है, लेकिन सही दिशा और हर ओर से सहयोग से इस बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। 2036 के लिए आर्मी ने बीड़ा उठाया है और मेरे साथ है हरमनप्रीत सिंह, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। हरमनप्रीत, हमेशा फौज स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में हमेशा आगे रहती है और अब 2036 हमारा निशाना है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक जो आज डिस्कशन हुई है, जो आज बातें सामने आई हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड जब वो इंडिया में होगा तो आई थिंक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस टॉपिक में बारे में बात हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ही सीनियर्स लोग आए हैं जो डिस्कशन के लिए एंड हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और कोई भी आइडियाज़ है हम भी डेफिनेटली विल गिव आवर आइडियाज़ टू देम कि जो आगे वाले ओलंपिक हो यहाँ पे इंडिया में 36 में, तो उसमें कोई कमी ना रहे। हॉकी से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासतौर से जब आपको देखते हैं कि आपका ड्रैग फ्लैग हमें ज़रूर मेडल दिलाता है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप? आई थिंक हॉकी में मेडल लेके आना बैक टू बैक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरा इंडिया हॉकी के मेडल की वेट करता है एंड बिल्कुल बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एंड एज ए टीम हम खेलते हैं, एज ए टीम हम जीत रहे हैं। सो आई थिंक इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ओलंपिक करवाएं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक हम यहाँ पे दिखाएं सब लोगों को और कोशिश यही रहेगी कि उस ओलंपिक में भारत के सबसे ज़्यादा मेडल हो, यही हमें उम्मीद रखते हैं सर। आपकी उम्मीद और हमारी दुआ ये है हरमनप्रीत सिंह, जिनका कहना है 2036 में भारत ओलंपिक जब होस्ट करेगा तो हम फर्स्ट 10 में आने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। तो जाना आपने ना सिर्फ खेल जगत में क्या कुछ खास चल रहा है, इसके अलावा देश की जो तमाम इस वक्त की बड़ी खबरें थी वो आपने जानी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।